हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित, आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर भारत का भूगोल के बारे में एक जानकारी देंगे आपको कि हम भारत के भूगोल के बारे में यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी सतर्क होकर बैठ जाएं और अपने इस सब्जेक्ट को और मजबूत करने के लिए हमारा सहयोग दें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट समझ में आए। तो आइए देखते हैं भारत के भूगोल को। भारत का भूगोल, भारत का एक सामान्य परिचय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति को हम दो प्रकार से समझेंगे, एक तो विश्व मानचित्र पर और एक विश्व ग्लोब पर। ये जानने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्यों भाई, हमें तो ये पता नहीं है कि भाई भारत की स्थिति क्या है। अपन लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि ये भारत की स्थिति के बारे में ये है वो है, दुनिया भर का दिया गया है, उससे हमें मतलब नहीं। हम पढ़ेंगे इसको नए प्रकार से, एक नए तरीके से कि विश्व मानचित्र और विश्व ग्लोब पर। तो विश्व मानचित्र पर हम देखेंगे कि भारत में क्या पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व मानचित्र पर कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व मानचित्र पर दिए गए हैं 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर बात आती है सबसे छोटे महाद्वीप की, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब यहाँ बात आती है कि भाई भारत हमारा किस महाद्वीप में आता है। तो भारत हमारा आता है एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो भाई भारत की स्थिति कहाँ होगी इसमें। तो इसकी स्थिति बताने के लिए भारत अपना दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का एक संगठन है देशों का, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क के नाम से जानते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसमें 8 देशों का एक संगठन है, जिसमें सबसे बड़ा देश भारत, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव, एशिया महाद्वीप का भी सबसे छोटा देश मालदीव है। और यहाँ बात आई है एक सार्क देश की। तो भाई इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है भाई 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि विश्व मानचित्र पर भूगोल की स्थिति क्या है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया कि भाई विश्व मानचित्र पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। एशिया में कहा? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में सार्क देश, सार्क देश में 8 देश हैं आपके। सबसे बड़ा देश आपका भारत, सबसे छोटा देश मालदीव। आइए चलते हैं विश्व ग्लोब की तरफ। तो मैं आपको इसके आगे जानकारी देना चाहूंगा विश्व ग्लोब के बारे में। आशा करता हूं आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। देखते हैं इसको भाई विश्व ग्लोब के मामले में। तो विश्व ग्लोब समझेंगे अपन कि विश्व ग्लोब पर आखिर है क्या, इसकी स्थिति क्या है। तो इसको हम समझेंगे 2 प्रकार से, एक तो अक्षांश रेखाएं और एक आपकी देशांतर रेखाएं। पहला है अक्षांश रेखाएं और दूसरा है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं आखिर है क्या, इनकी जरूरत पड़ी क्या। तो विश्व ग्लोब पर हमने अक्षांश रेखाओं को इस प्रकार से समझा। आइए आप भी देखिए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुव हैं ये पृथ्वी के। तो इनकी जरूरत पड़ी क्यों? अक्षांश रेखाओं की जरूरत इसलिए पड़ी, कहीं पे आपको लोकेशन पे जाना है दूरी के लिए, या किसी शहर में आपको जाना है, तो इन्हीं के माध्यम से हम वो दूरी तय कर सकते हैं, उसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रेखा कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम है जीरो अंश अक्षांश रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट सकती है। आप अपने नोट्स में ये लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा या देशांतर आपकी विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसके एक ही नाम है। ये बराबर 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है। ये आपका है उत्तरी गोलार्ध और यह आपका गया है दक्षिणी गोलार्ध। आप इसे इस प्रकार समझिए, आप कभी विद्यालय में अपने रहे होंगे, उसमें ग्लोब देखा होगा आपने अपने प्रिंसिपल के रूम में। तो आप कभी अगर आपको पॉसिबल हो तो आप देखना उसको घुमा के पूरे में, तो इस पे ये रेखाएं पड़ी है काल्पनिक रूप में। ये रेखाएं वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं आपकी, जो पृथ्वी को बराबर
पूरे राउंडिंग में इसके रेखाएं खींची गई है। किस लिए? क्योंकि इनकी दूरी का पता लगा सके। अब पूरे ग्लोब पर कितनी रेखाएं खींची गई है? पूरे ग्लोब पर समथिंग 181 रेखाएं ये खींची गई है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी आपकी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है आपकी जीरो अक्षांश रेखा। उसके बाद आपके इसके 3 नाम बताए मैंने आपको ये ध्यान रखना है। तीनों नाम हो गए। तो जीरो अक्षांश रेखा आपकी, एक विषुवत रेखा, एक आपकी भूमध्य रेखा। सबसे छोटी अगर रेखा की बात की जाए तो 90 अंश, जो आपकी सबसे नजदीक आपके ध्रुव पर है। आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे ये आपकी दूरी कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इसे मन से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में से बहुत मजा आएगा। ये देखिए दूरी कम हो रही है इसकी। सबसे बड़ी आपकी रेखा है जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अंश अक्षांश रेखा। सबसे छोटी रेखा आपकी 90। अब एक बात और आती है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो आपकी जीरो अंश अक्षांश रेखा पर पड़ती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर और नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे यहाँ पर सर्दी बढ़ती जाती है। इसी कारण ये है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपका पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये रेखाएं आपकी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से फिर उत्तरी गोलार्ध, इस प्रकार से ये रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से ये रेखाएं खींची गई हैं। अब बात आती है कि इससे समय निर्धारण कैसे होगा? तो एक ब्रिटेन का शहर है लंदन, जिससे होकर एक ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा से होकर ये ग्रीनविच इधर से, उसको हम नाम देते हैं 0 डिग्री, जो कि लंदन शहर से गुजरती है। आपकी नाम क्या है इसका? जीरो अंश देशांतर रेखा। जीरो अंश देशांतर रेखा हमने देखी है यहाँ पे। तो अब इससे समय का निर्धारण कैसे होता है? यहाँ पर समय बिल्कुल पूरे ग्लोब के लिए इस रेखा को मानक रेखा मान लिया गया, पूरे विश्व के लिए बिल्कुल मानक रेखा, क्योंकि इससे ही पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का समय का निर्धारण होगा। अब बात आती है हमारा भारत कहाँ पे है? अब एक तो मैंने बताई थी आपको अक्षांश रेखा कैसे निकली है। आपने देखिए ना कि अक्षांश रेखा, जीरो अंश की अक्षांश रेखा ग्लोब पर बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब बात आती है भारत की, कि भारत इतनी बड़े गोलार्ध में, पूरे पृथ्वी में कहां पर स्थित है? तो भारत आपका है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। तो भारत के बीचों बीच से ही आपकी कर्क रेखा निकलती है। आप यहां से देखेंगे इसको एक तरह से और दिखाएंगे हम आपको। ये है हमारा ग्लोब। मैंने आपको बताया कि ये है जीरो अंश अक्षांश रेखा और पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अंश अक्ष पर झुकी हुई है। इसी कारण यहां पे 2 रेखा और खींची गई हैं। इसका नाम है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री, और इसका मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये उत्तरी। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरती तो कितने राज्यों से गुजरती है? कहीं ना कहीं से तो गुजरती होगी भाई। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि भारत के बीच से कहां से ये रेखा गुजरती है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए ये कि भारत के 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका 5वां पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, आपका
तीन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब एक मैंने आपको भी बताया समय रेखा के बारे में, तो भारत के बीचों बीच से भी एक रेखा गुजरती है जो है मानक समय रेखा। आपने नोट कर लिया होगा, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं भारत के अंदर से एक समय रेखा गुजरती है। समय रेखा क्यों? भारत का विस्तार बताऊंगा मैं आपको कि भारत का आखिर विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांश विस्तार देखिए आप, मैंने आपको देशांतर रेखाएं पढ़ा दी हैं, अक्षांश रेखाएं पढ़ा दी है मैंने आपको। भारत का अक्षांश विस्तार समझिए आप, तो ये है भारत। आइए देखते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का क्या है। तो सबसे भारत के पश्चिम में जो देशांतर रेखा है और जो सबसे पूर्व में जो देशांतरीय रेखा है, इसका नाम तो होगा, मैंने बताया आपको ग्लोब पे देशांतरीय रेखाएं खींची गई हैं। तो जो सबसे आपकी पश्चिमी रेखा है वो क्या है आपकी 68°7' से लेकर आपका 97°25' तक ये देशांतर आपकी रेखाएं खींची गई हैं। बात आती है आपकी अक्षांश रेखाओं की, तो इधर 8 समय से लेकर 37 समय तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब बात आती है कि मानक रेखा समय की, कि भाई मैंने आपको बताया है कि एक रेखा देशांतर रेखा एक रेखा पार करने में 4 मिनट का अंतर आता है। एक देशांतर रेखा को एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में समय का अंतर आता है 4 मिनट। ऐसे भारत की दूरी तो काफी आगे है, तो आप समझिए 0 से 68 समय तक कितने आपने दूरी तय कर ली। तो इसके बाद फिर भारत के अंदर ही अंदर अपन को समय देना है भारत का, कि भारत का समय मानक समय कैसे तय किया गया। तो 68 समय से 97 समय तक कुल मिलाकर आपकी 30 रेखाएं भारत के अंदर से गुजरती है। समथिंग 30 रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। एक रेखा पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर 30 रेखा पार करने में हमें 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का अंतर। 2 घंटे का अंतर भारत के पश्चिम से पूर्व की मध्य हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई गुजरात में रहता है, वो कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है, तो भाई इधर सूरज पहले उगाएगा, इधर सूरज बाद में उगेगा, तो ये तो गलत है ना। तो इसके लिए एक समय रेखा बनाई गई जिसका नाम है मानक रेखा। कौन सी रेखा बनाई गई? समय रेखा। समय रेखा का नाम है मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री नाम उसको दिया गया है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है। पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की समय रेखा है, मानक समय रेखा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 82.5 डिग्री। तो आप इसे पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। यह कई बार क्वेश्चन आया पेपर में कि यह किस जगह से निकलती है, तो नैनी की जगह निकलती है। लेकिन एक मुख्य अगर बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो नैनी किस जिले के अंतर्गत आता है? नैनी मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। अगर मानक रेखा की बात की जाए तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो कि एक मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। अब बात मैंने आपको ये बता दी कि भाई 2 घंटे का समय का अंतर आ गया, इसलिए इस रेखा को 82.5 डिग्री रेखा समय का नाम दिया गया है, जो कि पूरे भारत में समय इसी रेखा के आधार पर नियंत्रण किया जाएगा। तो भारत का समय 82.5 डिग्री रेखा के अंतर्गत ही माना जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई ये आपकी अक्षांश रेखा है, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं।
तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा कहीं ना तो कहीं टकराती होंगी आपस में, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करती होंगी। तो ये आपकी छत्तीसगढ़ में जो आपकी 0 अंश अक्षांश रेखा है और आपकी 82.5 डिग्री आपकी मानक समय रेखा है, ये आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ हमने आज देखा आपको कि भारत का एक सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। विश्व मानचित्र में मैंने बताया आपको 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप के मैंने आपको नाम बताए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप बताया मैंने आपको एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद बात करते हैं भारत की कि भारत किस महाद्वीप में आता है। तो भारत आता है आपका एशिया महाद्वीप में। 2 मिनट का रिवीजन है, जितना हमने पढ़ा है 2 मिनट रिवाइज करते हैं उसका कि भाई भारत किस महाद्वीप में है। भारत है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में तो सारे देश मैंने आपको बताया था। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति है दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया में एक समूह बताया था मैंने आपको कि जिस समूह के अंतर्गत 8 देश आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश है आपका भारत। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश बताया था मैंने आपको मालदीव। अब बात करते हैं आपकी विश्व भूगोल की। मैंने बताया विश्व भूगोल में मैंने आपको अक्षांश रेखाएं बताई हैं, यह ग्लोब पर आपकी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इनके द्वारा हम दूरी तय कर सकते हैं और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय निर्धारण कर सकते हैं। मैंने आपको 0 अंश अक्षांश रेखा के बारे में बताया, मानक समय रेखा के बारे में भी बताया। भारत के अंतर्गत जो आपका विस्तार है अक्षांश और देशांतरी रेखाओं का, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद समय रेखा भारत में निर्धारण, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री भारत के अंतर्गत, वो कहाँ पर काटती है तो बताया मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। आप आज हम सब लोगों ने मिलकर ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है भारत के भूगोल के बारे में कि आखिर इसकी अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार है क्या। कल हम इसके बारे में समझेंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सा राज्य है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा बिंदु भारत में कहाँ पर है, कौन से द्वीप कहाँ पर बसे हैं। तो आज ये वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग बनाए रहें। मैं अपना सहयोग इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।